गेट से स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। आज हम 13th लेक्चर देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था 12th में। तो आज हम एक प्रोटोकॉल देखने वाले हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के अंदर आता है हमारा फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज़। उसके अंदर आता है स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अभी तुम्हें सब समझ में आएगा धीरे धीरे जब मैं केसेस डिस्कस करूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो पहला केस डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेटवर्क लेयर से एक पैकेट आता है, ये हम देख चुके हैं पिछले। एक बार कंफर्म कर लो कि दोबारा से रिवाइज कर लेना वो सब OSI मॉडल जो मैंने TCP IP मॉडल डिस्कस किए थे, है ना, तो ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर। तो नेटवर्क लेयर से पैकेट आता है डेटा लिंक लेयर में। तो यहाँ पे सेंडर की डेटा लिंक लेयर है और यहाँ पे रिसीवर की डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, अब ये रिसीवर डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पे भेजता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। तो बफर हमारे पास मान लो 101011 है। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो एक टाइमर शुरू होता है और इस तरह से टाइमर की फॉर्म होती है 0101। हम स्टॉप एंड वेट ARQ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक डब्बा बना रखा है, ये असल में विंडो है जिसका साइज़ 1 है। तो सेंटर विंडो साइज़ 1 है और RWS मतलब रिसीवर विंडो साइज़ भी 1 है। ठीक है, कि ये विंडो जो है ये स्लाइड होती है, तो इसलिए हम स्लाइडिंग विंडो कहते हैं। तो हर बार जो है ये भी एक पर्टिकुलर बिट पे पकड़ रखा है, यानी 0, है ना। तो होता क्या है इसमें कि बफर में आगे एक 0 ऐड कर देंगे टाइमर जब शुरू होगा, है ना। तो ये जो है 0, उसको हम सीक्वेंस नंबर कहते हैं और नेटवर्क लेयर में पैकेट कहा जाता है इसे। अब यहाँ आके फ्रेम बन गया तो इनकैप्सुलेट कर दिया, बताया था मैंने, तो 0 ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ आगे जाएगी और आगे जाके अब रिसीवर भी 0 पे ही है ना। तो रिसीवर विंडो साइज़ जो है वो भी 1 है। क्लियर। अब जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचा तो देखा कि 0 है, ठीक है, मिल गया हमें। अब जैसे ही मिलता है इसको ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट हमेशा जो होता है नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर की आती है, यानी जो आगे भेजने वाला है। तो 0 के बाद आता है 1, तो विंडो स्लाइड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक्नॉलेजमेंट आगे गई और इसको बोला कि देखो 1 है ना, AC के पीछे 1 लिखा है, यानी नेक्स्ट जो आने वाला है वो सीक्वेंस 1 से आएगा। ठीक है, और इसके बाद होती है क्लियर करना बफर को। जो बफर में पहले था वो क्लियर हो गया क्योंकि हम वो भेज चुके हैं सक्सेसफुली। तो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं, देख लो कि द इनपुट विच आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आर। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को एनालाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले टाइमर होना चाहिए, ठीक है, बफर होना चाहिए, बफर भी है, सीक्वेंस नंबर भी है, ओके, फिर स्लाइडिंग विंडो है, स्लाइडिंग विंडो भी हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें चाहिए। वंस द डेटा इज़ रीच टू रिसीवर डेटा लिंक लेयर, अगर डेटा पहुंच गया रिसीवर डेटा लिंक लेयर पे, देन द सीक्वेंस नंबर इन द डेटा इज कंपेयर्ड विद रिसीवर स्लाइडिंग विंडो नंबर। ठीक है, जो रिसीवर स्लाइडिंग विंडो का नंबर है वो कंपेयर होता है सीक्वेंस नंबर से। तो 0 0 मैच कर रहा है, यानी ये डेटा नया है। ठीक है, तो रिसीवर स्लाइडिंग विंडो नंबर, इफ़ देर इज़ अ मैच देन डेटा विल बी एक्सेप्टेड। तो डेटा एक्सेप्ट होगा और रिसीवर विंडो विल स्लाइड बाय 1 बिट। और जैसे ही मैच हुआ, 0 और 0 देख रहे हो, मैच हुआ और रिसीवर की विंडो स्लाइड करेगी 1 बिट से। तो 0 से स्लाइड होके वो 1 पे आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ देर इज़ अ मिसमैच, अगर मिसमैच हुआ तो डेटा विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा एंड रिसीवर विंडो विल नॉट स्लाइड। अगर मैच नहीं हुआ ना तो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। वो वाला केस भी देखेंगे। एक्नॉलेजमेंट वाला पढ़ लेते हैं। वंस द एक्नॉलेजमेंट रीच टू द सेंडर, द एक्नॉलेजमेंट नंबर विल ऑलवेज बी द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेटा। अगर एक बार सेंडर तक पहुंच गई ना, ठीक है, सॉरी, वंस द एक्नॉलेजमेंट रीच टू द सेंडर, द एक्नॉलेज नंबर विल ऑलवेज बी द सीक्वेंस नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेटा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर सेंडर तक पहुंच रहा है तो ये जो नंबर है ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेटा का होगा, दैट इज़ 1। पहले 0 का था, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्या है, 1 है। ठीक है, आफ्टर दैट द बफर विल बी क्लियर। इसके बाद ही अगर ये मैच होगा तो बफर क्लियर होगा। ठीक है, एंड द प्रोटोकॉल कैन बी अप्लाइड फॉर नेक्स्ट डेटा। ऐसे करके हम नेक्स्ट डेटा पे ये प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप क्लियर है। तो ये केस 1 हो गया हमारा, जहाँ पे सक्सेसफुली काम हो रहा है। केस 2 देखते हैं। यहाँ देखो, अगेन सेंडर डेटा लिंक लेयर, रिसीवर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर से पैकेट मिला, बफर में आया। अब यहाँ पे हमारे पास विंडो है, विंडो 1 पे पहुँच गई। ठीक है, 0 से 1 पे आ गई, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। मान लेते हैं अगला डेटा जो है, अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस नंबर 1 है, हमने बफर का जो कंटेंट है वो यहाँ डाला और ये जब जाने लगा था तो लॉस्ट हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम जो डेटा जा रहा है, पहले 0 पे था ना, 1 पे आ गया, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
तुम 0 से भी कर सकते हो, मतलब तुम्हें जस्ट बताने के लिए कि कंटिन्यूशन में केस 2 चल रहा है, ठीक है। अब ये 1 पे था, अब आगे गया तो लॉस्ट हो गया। अब तुम्हें पता है, याद होगा कि, याद क्या, यहाँ भी देख लो कि 0, ये 0 से 1 पे चला गया था, याद है ना। तो ये 1 पे ही है ऑलरेडी, अब पहुँचा ही नहीं, यहाँ तक लॉस्ट हो गया। तो टाइमर का काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है। तो जैसे ही एक्सपायर होता है डेटा को रीसेंड करना पड़ता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं। तो डेटा रीसेंड करा, तो ये हमारा 1 ही था, तो 1 हमने लिखा, एग्जैक्टली सेम डेटा हमने भेजा, और इस बार पहुँच गया। इस बार पहुँच गया, तो जैसे ही ये पहुँचेगा आगे जाके ये रिसीवर का विंडो फिर से स्लाइड कर जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। 1 पे पहुँचा, अब तुम्हें पता है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेटा एक्नॉलेजमेंट 0 होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 0 है, ठीक है। तो यानी मैच कर गया, यानी क्लियर कर दो बफर को, डेटा सक्सेसफुली पहुँच चुका है। तो ये था हमारा केस 2, यानी वंस द डेटा इज सेंड एंड इफ़ द डेटा इज़ लॉस्ट देन ऑटोमेटिकली द टाइम विल एक्सपायर। एक बार डेटा भेजा गया और डेटा नहीं पहुँच पाया, तो टाइम जो है, टाइमर एक्सपायर खुद हो जाएगा। द सेंडर इज़ एक्सपेक्टिंग द एक्नॉलेजमेंट शुड रीच बिफोर द टाइमर एक्सपायर। तो जो सेंडर को, जो जब सेंडर ने डेटा भेजा तो उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वेट कर रहा है वो, तो उसको एक्नॉलेजमेंट को पहले पहुंचना होगा टाइम एक्सपायर होने से, है ना। बट सिंस द डेटा इज़ लॉस्ट, अब डेटा ही नहीं पहुंचा तो एक्नॉलेजमेंट कहाँ से आएगी, सो वी विल नॉट गेट द एक्नॉलेजमेंट, सो द डेटा विल बी रीसेंड बाय टेकिंग द डेटा फ्रॉम बफर। तो डेटा को हमने फिर से बफर में से उठाया और रीसेंड करा, समझ में आया। नाउ द डेटा इज़ एक्सेप्टेड, अब देख रहे हो नेक्स्ट टाइम में डेटा एक्सेप्ट हो गया, एंड एक्नॉलेजमेंट रीच टू सेंडर, सो डेटा हैज़ रिसीव्ड सेफली, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल गया, नेक्स्ट उसका, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड का, और सेफली डेटा पहुंच चुका है, ये कंफर्म हो गया। थर्ड केस क्या है, एक बार हमारा डेटा लॉस हुआ, अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लॉस करके देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट केस। अगेन यहाँ पे इसे नेटवर्क लेयर से पैकेट मिला, बफर में आया, सेंडर डेटा लिंक लेयर, रिसीवर डेटा लिंक लेयर। अब यहाँ पे हमारे पास 0 पे आ गया था, है ना, ये देखो यहाँ 0 पे आ गया था। जैसे एक्नॉलेजमेंट मिला तो आगे बढ़ गया हम एक कदम। अब यहाँ से क्या हुआ कि टाइमर चालू हुआ, 0 आ जाएगा यहाँ सीक्वेंस नंबर में, और साथ में बफर का कंटेंट आ जाएगा। इसको हम इंडिविजुअल फ्रेम कहते हैं, है ना, इसको हम इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, अभी बताएंगे आगे क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। यहाँ से डेटा गया और 0 है, 0 है ना, मैच कर रहा है, यानी एक्सेप्ट कर लो। आगे गए और इसने क्या करा, नेक्स्ट स्लाइड कर गया, तो रिसीवर विंडो जो है एक कदम आगे स्लाइड कर गई। ये 1 कहने का मतलब है कि एक ही विंडो के अंदर एक ही एलिमेंट रखा है ना, तो रिसीवर विंडो आगे बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट 1 भेज रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बिट का एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, तो ये आगे जाके लॉस्ट हो गया। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है आखिरी, कि या तो एक बार ये लॉस्ट हो जाए जो हम करके देख चुके हैं, अब ये लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट हो गया तो टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, तो अब सेंडर को लग रहा है कि पहुंचा ही नहीं होगा डेटा, तो सेंडर ने क्या करा, रीसेंड कर दिया डेटा। और डेटा तो पहुंचा हुआ था, और स्लाइड भी हो गई थी विंडो 0 से 1 पे, है ना। तो जैसे ही सेंडर 0 से भेजेगा ना, आगे जाके देखेगा तो ये तो 1 हो रखा है, तो मैच नहीं कर रहा, तो डिस्कार्ड कर देगा डेटा को, समझ में आया। डिस्कार्ड कर देगा, और पुरानी एक्नॉलेजमेंट यानी जो पहले भेजी थी वो दोबारा भेजेगा, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। अब थैंक होपफुली ये पहुंच जाएगी नेक्स्ट टाइम पे, है ना। तो जैसे ही हमारा एक्नॉलेजमेंट 1 पहुंचा, हमें मिल गया कन्फर्मेशन, क्लियर बफर कर दो, ठीक है। RTT क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम, यहाँ से पूछा पहुंचा यहाँ पे और यहाँ से वापस पहुंचा, इसको हम राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं, ठीक है। पहले भी डिस्कस कर रखे हैं हमने। तो इसको इस सिनेरियो से समझो कि तुमने अपना एक दोस्त को मेल भेजा, ठीक है, चिट्ठी भेजी, और वो दोस्त तक पहुंची, मगर दोस्त ने रिप्लाई जो भेजा था वो तुम तक नहीं पहुंच पाया, वो बीच में ही खो गया। तो तुमने दोबारा से चिट्ठी भेजी उसको 1 महीने बाद कि भाई रिप्लाई नहीं आया, तो तुम्हारे दोस्त ने देखा कि ये चिट्ठी तो दोबारा आ गई, तो वो समझ गया कि भाई ये इसको मिली नहीं होगी वो पुरानी चिट्ठी मेरी, तो उसने दोबारा आंसर लिख के भेजा, इस बार तुम्हें वो चिट्ठी मिल गई, है ना। तो कॉमन सेंस के हिसाब से तो सब बढ़िया चल रहा है ना। तो दिस इज़ अ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी बता दो क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी डिस्कस करेंगे, मगर पहले ये कॉन्सेप्ट को नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। इन स्टॉप एंड वेट ARQ, वन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट, इट मीन्स दैट द डेटा इज ऑलरेडी रीच्ड। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर एक्नॉलेजमेंट की बातें चल रही हैं, इसका मतलब डेटा पहुंच चुका है। एक्नॉलेजमेंट की बात तभी होगी जब डेटा रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो डेटा ऑलरेडी रीच सेफली, so the sender will again resend the data which will be discarded as already accepted previously, ठीक है। तो सेंडर दोबारा डेटा भेजेगा, अब वो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि पहले से एक्सेप्ट हो रखा है। अब देखो
रिसीवर विल सेंड द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सो दैट सेंडर कन्फर्म और सेंडर नोज द डेटा हैज़ रीच सेफली। ठीक है, मैंने बताया कि रिसीवर जो है वो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वापस, जो कि पहले नहीं पहुंच पाया था, है ना। तो सेंडर कन्फर्म करेगा कि हाँ चलो डेटा पहुंच चुका है, सेंडर को भी कन्फर्म हो गया। तो इन स्टॉप एंड वेट ARQ इट सपोर्ट्स इंडिविजुअल फ्रेम एंड इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया कि ये इंडिविजुअल फ्रेम इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट लेता है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। अभी हम तुमने ध्यान दिया होगा कि हमने सारे केस डिस्कस कर लिए। एक केस तो ये हो सकता है कि दोनों बढ़िया से हो जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में केस ये है कि ये यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ये लॉस्ट हो जाए डेटा। थर्ड दिक्कत ये है कि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए। और कोई दिक्कत हो सकती है क्या? हाँ, एक दिक्कत हो सकती है कि भाई ये बफर की बिट्स वगैरह कंटेंट चेंज हो जाए तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। वो एरर कंट्रोल पॉलिसीज आता है। अभी हम क्या देख रहे हैं? फ्लो कंट्रोल, यानी डेट जो फ्लो हो रहा है हमारा वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, वो एरर कंट्रोल पॉलिसीज अलग है। ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ देखो, स्टॉप एंड वेट ARQ सपोर्ट करता है इंडिविजुअल फ्रेम और इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट को इन ऑल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना कि सारी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में मैक्सिमम सेंडर विंडो प्लस मैक्सिमम रिसीवर विंडो विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर काउंट वैल्यू। ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा भाई क्या कह दिया। ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं। सारी स्टॉप एंड वेट ARQ में ये तो बता दिया इंडिविजुअल फ्रेम होता है ना। सारी स्लाइडिंग विंडो में मैक्सिमम सेंटर विंडो, अब देखो स्लाइडिंग विंडो जब भी बात होगी ना प्रोटोकॉल में, ये फॉलो हो रहा होगा। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है? ये भी एक स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, ARQ मतलब क्या बताया था मैंने? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि टाइमर जो एक्सपायर हो जाता है दोबारा से डेटा भेजता है, तो ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ के सुनाया है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम यहाँ देख रहे हो कि सीक्वेंस नंबर जो है 0 है 1 है 0 है 1 है। तो कितने सीक्वेंस नंबर है? 2 तरह के सीक्वेंस नंबर है। ठीक है, और सेंडर विंडो साइज़ जो है वो भी 1 है, रिसीवर विंडो साइज़ वो भी 1 है। ये 1 पे ही तो जा रहा है। ठीक है, तो इसको मॉड 2 कह सकते हैं। मॉड 2 तुमने सुना होगा कि जैसे 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर सिर्फ 0 और बनाता है ना। मॉड 4 होता है तो 0 से लेके 3 तक आते हैं रिमाइंडर, है ना। तो एक चीज़ समझो कि रिसीवर विंडो साइज़ और सेंटर विंडो साइज़ का सम कर लो, एक में एक जुड़ा 2 होता है। उतने ही डिस्टिंक्ट, उतने ही अलग अलग हमारे पास सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं। समझ में आया? तो सेंटर विंडो साइज़ 1 है, रिसीवर विंडो साइज़ 1 है, इन दोनों का सम करा तो 2 आया। तो 0 1 0 1 ये सब क्या है? डिस्टिंक्ट अगर बोला जाए कितने अलग अलग हैं, सिर्फ 2 ही तो दिख रहे हैं 0 और 1। समझ में आया? तो ये इक्वल होते हैं क्या? दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, उसको अब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो कि इन ऑल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मैक्सिमम जितनी सेंटर विंडो है हमारी 1 थी, प्लस मैक्सिमम रिसीवर विंडो ये भी 1 थी, तो 1 + 1 2 हो गया। विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर काउंट वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग सीक्वेंस, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग सीक्वेंस नंबर, तो 0 और 1 क्या है? 2 डिस्टिंक्ट सीक्वेंस। क्लियर? इन ऑल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल द मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज इंडिकेट द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन अ राउंड ट्रिप टाइम। अभी मैंने तुम्हें बताया राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है। तो सारी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज इंडिकेट द नंबर ऑफ फ्रेम। ठीक है, एक राउंड ट्रिप टाइम में क्या लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे तुमने देखा होगा कि एक चीज़ है कि सेंटर विंडो साइज जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखा देते हैं। RTT ये रहा, मैक्सिमम सेंटर विंडो साइज देख रहे हो, एक ही है, इंडिविजुअल फ्रेम जा रहा है ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में स्टॉप एंड वेट में यही एक तरह का ड्रॉबैक भी है। दोबारा पढ़ लेते हैं कि इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल द मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज इंडिकेट द नंबर ऑफ फ्रेम इन अ राउंड ट्रिप टाइम। तो मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज, सेंडर विंडो का साइज़ क्या है? 1 है। ये कितना बता रहा है कितने फ्रेम जा रहे होंगे? अब मैंने बताया कि इंडिविजुअल फ्रेम जा रहा है ना। एक RTT में सिर्फ एक ही फ्रेम जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। मतलब तुम्हें पता है कि जितने ज़्यादा फ्रेम होंगे, अगर नहीं पता है तो समझो कि जितने ज़्यादा फ्रेम है उतना अच्छा है। या कोई पाइपलाइन नहीं है। ठीक है, हम एक को भेज रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, फिर जाके दूसरे को भेज रहे हैं। तो पाइपलाइनिंग में क्या होता है, मैंने कंप्यूटर वो COA में भी पढ़ाया था तुम्हें, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है ना। वहाँ से थोड़ा क्लियर हुआ होगा तुम्हें कि किस तरह से कॉन्टीन्यूस वे में डेटा ट्रैवल फ्लो हो रहा है। तो देयर इज़ नो पाइपलाइनिंग इन स्टॉप एंड वेट ARQ। यही हमारा ड्रॉबैक है स्टॉप एंड वेट ARQ का। सब कुछ बढ़िया है स्टॉप एंड वेट ARQ में, ठीक है, बढ़िया से काम हो रहा है सब कुछ, मगर यही दिक्कत है कि कोई पाइपलाइनिंग नहीं है। ड्रॉबैक यही है कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कम है, इंडिविजुअल फ्रेम्स जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो तुम्हारे पास बैंडविड्थ है
100 Mbps का, राउंड ट्रिप टाइम है 50 माइक्रोसेकेंड, और फ्रेम का साइज़ है 50 बिट का। तो तुम्हें पता है कि बैंडविड्थ 100 Mbps का, यानी 1 सेकंड में 10⁸ बिट जा रहे होंगे, मेगा मतलब 6 7 8, है ना। और 50 माइक्रोसेकेंड में RTT कितना होगा? 50 माइक्रोसेकेंड में अगर हम देखा जाए तो 50 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, और साथ में इतने बिट्स ट्रैवल हो रहे हैं, तो टोटल 50 माइक्रोसेकेंड में कितने होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ बिट्स इन RTT जो हो गए वो 5000 बिट्स हो गए। समझ में आया? अब नंबर ऑफ फ्रेम RTT में कितने हैं? अब फ्रेम का साइज़ 50 बिट है, तो 5000/50 इज़ 100, तो 100 फ्रेम्स हो गए। मगर हम 100 फ्रेम को यूटिलाइज़ कर सकते थे, मगर हमारा ये स्टॉप एंड वेट क्या कर रहा है? सिर्फ एक फ्रेम ले रहा है। बट परसेंटेज यूटिलाइजेशन इन स्टॉप एंड वेट ARQ इज 1/100 इंटू 100। परसेंटेज लगाया तो 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1%। समझ में आया? ये दैट इज़ वेरी लेस। हमारे पास 100 फ्रेम पड़े, हम एक एक फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, यानी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कम है, बिकॉज नो पाइपलाइन। तो समझ में आया तुम्हें? इस वजह से हम और गो बैक एंड इन सब चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। दूसरी प्रोटोकॉल्स का यूज़ इसलिए करते हैं हम, क्योंकि यूटिलाइजेशन कम है। एक बड़ा अनोखा क्वेश्चन है, वैसे तुम कर पाओगे क्वेश्चंस, मगर ये कुछ अनोखे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आ गए। तो उसमें इसकी खास बात पता है क्या है इस क्वेश्चन की, कि जिसको मैथ्स अच्छी लगती है ना, उसको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्रेम बीइंग लॉस्ट इज P, देन द मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ फ्रेम इज, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि फ्रेम के लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी P दे रखी है, लॉस्ट होने की, बहुत ध्यान से, ठीक है। P दे रखी है, देन द मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम इज क्या होगी। तो मान लो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, पैकेट भेजा, ठीक है। मान लो फ्रेम भेजा तुमने यहाँ से, फ्रेम डेटा लिंक लेयर में, लेट्स डिस्कस, ठीक है। गया, लॉस्ट हो गया, एक्सपायर हुआ टाइमर, फिर से भेजा, लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि P प्रोबेबिलिटी है लॉस्ट होने की। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब डेटा पूरा पहुँच जाएगा, है ना। हम एक्नॉलेजमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन जो है सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है लॉस्ट होने की P है। तो ना लॉस्ट होने की कितनी होगी? 1 - P। समझ में आया? तो मान लेते हैं कि K ट्रांसमिशंस हुए, K बार भेजा गया, तो K-1 टाइम तो प्रोबेबिलिटी P चलती रहेगी। मगर एक समय ऐसा आएगा कि मान लो ट्रांसमिट हो ही गया, तो वो Kth टाइम पे होगा, दैट इज़ 1 - P, है ना। प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की क्या होगी? 1 - ना होने की। तो ना हो मतलब लॉस्ट हो रहा है ना। तो फाउंड होने की, मिल जाने की क्या होगी? 1 - P। ये समझ में आता है। तो K-1 टाइम जो है वो दिक्कत करा, और Kth टाइम पे फाइनली पहुंच गया। तो हमें बतानी मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन। अब मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एक्सपेक्टेशन पे मैथमेटिकल टर्म, मतलब ये हम प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ते हैं कि E(k) जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए क्या होता है? सिग्मा k=1 से लेके इन्फाइनाइट तक जा रहा है, K इंटू PK। या फिर अगर कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ है तो हमारा इंटीग्रेट होता है K1 से इन्फाइनाइट तक, K इंटू PK, ठीक है। ये तो हम प्रोबेबिलिटी में बेटर पढ़ोगे, या यहाँ पे सिर्फ एक इसकी एप्लीकेशन देख रहे हो फॉर कॉन्टीन्यूस डेटा, ठीक है। हम यहाँ हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट जा रहा है, एक एक करके जा रहे हैं, तुम्हें बताया इंडिविजुअल ट्रैवल हो रहा है ना। तो हम ये यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ समझ में आई तुम्हें, हम निकालना क्या चाह रहे हैं? मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन निकालना चाह रहे हैं, यानी क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी। ज़्यादा क्लियर होगा, मैं और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा सिमिलर वे में। बस ये क्वेश्चन जो है वो एक तरह का रामबाण है, क्योंकि इससे आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। तो E(k) जो है हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ K जो है वो 1 से इन्फाइनाइट तक, K इंटू PK बोला था मैंने। अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? एक प्रोबेबिलिटी तो ये है जो लॉस्ट होने की है, कि P इंटू P इंटू P इंटू K-1 टाइम्स, और एक प्रोबेबिलिटी है फाउंड होने की 1 - P, ये एक ही बार होगा, और जैसे हो गया उसके बाद बात किस्सा ख़त्म, है ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि P की पावर K-1 इंटू 1 - P की पावर 1, या 1 - P को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि K, जो चीज़ें K पे डिपेंडेंट है वही रहती है। ये हमने सिग्मा के बारे में जब पढ़ा था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना सिग्मा की। तो 1 - P को बाहर ले लिया, तो K इंटू P की पावर K-1, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा ये, और कुछ लोगों को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मज़ा आने वाली चीज़ है ये। तो यहाँ 1 - P बाहर ले लिया, अब K1 रखेंगे तो क्या होगा? P की पावर 0 दैट इज़ 1 होता है, तो 1 प्लस K2 रखेंगे 2P प्लस 3P² प्लस 4P³। अब ये चीज़ कुछ देखी देखी सी लग रही है, नहीं देखी है तो मैं बता दूं दोस्तों कि भाई एक बार ना तुम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लियर कर लेना बढ़िया से, जो हमने 10वीं 12वीं में भी सीखी थी। क्योंकि ये जो है देखो, 1 + 2x + 3x², ये AGP की तरह कुछ लग रहा है ना।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये जब तुमने करी थी, तो उसमें क्या होता है कि जब सम ऑफ इन्फाइनाइट हम देखते हैं कि इन्फाइनाइट ही जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है ना, अगर हम इसको मान लेते हैं एस एन इक्वल टू ये है, तो अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर अब तुम्हें पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। एक बार हवा में इमेजिन कर लो, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, वरना ये चीज़ तुम्हें नेट पे प्रूफ भी मिल जाएगा, है ना। फिर हम शिफ्ट कर देते हैं, फिर आपस में कैंसिल करते हैं, तो ऐसा होता है वन तो रह जाता है, साथ में एक्स रह जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करके, तो फिर हमारा ये जी बन जाता है। ए से जी बनाना आता है ना। तो उस तरीके से हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा कि ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स उस साइड होगा। अब मैं कैसे बताऊँ उनको, ये देखो थोड़ा बेकार सा है, मगर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एस इक्वल टू ये है एस एक्स, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स से मल्टीप्लाई करती है हर जगह। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब जा रहा है। अब तुम्हें पता है कि एक चीज़ है कि अगर एक्स की वैल्यू हमारी मॉड एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होती है, या हम ऐसे बोल लें कि एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में होता है, ऐसा होगा ना, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की बात डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में ही होती है ना। तो इसका मतलब हमारे पास वो वाला फॉर्मूला लगेगा कि एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। याद है एस इन्फाइनाइट इक्वल टू, जब हम जी पढ़ते थे। ठीक है, ये थोड़ा गंदा सा लिखा है, क्योंकि जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैंने को लगा कि चेक करके देखते हैं कि हाउ द फार्मूला इज कमिंग, है ना। तो ये 1 माइनस एक्स इस साइड चला जाएगा, ये 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, मैं वो वाली कंडीशन नहीं ले रहा था ये वाली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा 1 से कम होता है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आया। ठीक है, एनीवेज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस सीरीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इन्फाइनाइट सीरीज है 1 अपॉन 1 माइनस बी का स्क्वायर। अभी 1 माइनस बी 1 माइनस बी कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आया 1 अपॉन 1 माइनस बी। कितना मज़ेदार है। ठीक है, मेरे को तो मज़ा आ गया था इसको पढ़ के कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगर लॉस्ट की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो, तो हम कितने मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन कितने करने पड़ेंगे वो पता चल सकता है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देख लो। अब एक क्वेश्चन तुमने समझ लिया ना, तो बाकी क्वेश्चन तुम ऐसे कर लोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम रीचिंग सेफली, अब देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट था वो लॉस्ट वाला, ये सेफली वाला। अब प्रोबेबिलिटी सेफली पहुंचने की क्यों है, तो मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन क्या होंगे। ये तो कुछ इस तरह से हो गया कि पी की वैल्यू 1 माइनस क्यू हो गई। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस थी ना पी, 1 माइनस क्यू हो गई वो, तो ई की हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस पी, दैट इज़ 1 माइनस क्यू। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन क्यू। ये चीज़ समझ में आती है ना। तो ध्यान देना कि अगर ये सेफली पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दे रखा है या लॉस्ट के लिए तो ये फॉर्मूला है, वरना अब तुम्हें पता चल गया सेफली पहुंचने के लिए 1 अपॉन क्यू फॉर्मूला है, यानी जो भी दे रखा होगा। छोटा सा एप्लीकेशन देख लो, जस्ट तुम्हें बताने के लिए एक वैल्यू दे दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम रीचिंग सेफली जो है 0.1 है, तो मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन क्या होंगे, तो 1 अपॉन, या सेफली पहुंच रहे हैं तो 0.1, दैट इज 10 ट्रांसमिशन। अब इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, मज़ा आएगा कि 10th टाइम विल बी सक्सेस इफ स्टार्टिंग 9 फेलियर। यानी अगर तुम 10 बार भेजोगे ना, अगर इस तरह के सेफली पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.1 है, तो तुम अगर 10 बार भेजोगे ना, तो एक बार तो सक्सेस मिलेगी। समझ में आया। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, बहुत कॉमन सेंस टाइप भी लग रहा है कि 0.1 प्रोबेबिलिटी है, तो क्या समझ में आता है कि 10 बार भेजोगे तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये फार्मूला तो ऐसे ही बन जाएगा कॉमन सेंस से भी, हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देख लो। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, सिमिलर है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट एरर इज 0.2 दे रखा है, यानी एरर दे रखा है, यानी लॉस होने की दिक्कत है, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 0.2। मगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने, अब ये जो था पूरा एक पैकेट का बताया मैंने ना, मैं इंडिविजुअल उसकी बात कर रहा था, फ्रेम की इंडिविजुअल पैकेट की बात कर रहा था। अब यहाँ पे क्या 100 पैकेट्स की बात हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आंसर आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला लगाया, 100 से मल्टीप्लाई करा, 125 आंसर आ गया। ठीक है, यानी इतने अटैम्प्ट लगेंगे हमें 100 पैकेट्स को सक्सेसफुली पहुँचाने में। आगे बढ़ते हैं, ये देखो। अच्छा, लॉजिक समझ में आ रहा है ना तुम्हें। एरर होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, यानी सक्सेस होने की 0.8 है, यानी मोस्टली जो है पहुंच जा रहा है। तो अगर तुम 125 बार भेजोगे तो 100 पैकेट पहुंच ही जाएंगे वो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा 125 लगेगा। आखिरी क्वेश्चन देखो, अब इसके लिए थोड़ा मैं डिसअपॉइंट कर सकता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो जिसने लेक्चर 8 रिवाइज़ नहीं किया वो कर लेना, जिसमें मैंने लिंक यूटिलाइजेशन बताया है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए और प्रीवियस रिवाइज़ नहीं किया तो काम बन जाएगा। ठीक है, चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं,
ठीक है, मोस्टली रिलेट नहीं हो रही थी। देखो ये तो सिर्फ पिछली वीडियो से रिलेट हो रही थी, मगर यहाँ पे थोड़ा काम आएगा, लेक्चर 8 देख लेना। ठीक है, तो अ चैनल हैज़ अ बिट रेट ऑफ 4 kbps एंड वन वे प्रोपोगेशन डिले ऑफ 20 मिलीसेकेंड। क्लियर, प्रोपोगेशन डिले दे रखा है। द चैनल यूज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये थोड़ा मिर्च मसाला डालने के लिए। द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज़ नेग्लिजिबल, ये हमें पता ही रहता है, वैसे भी क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम जो होता है एक्नॉलेजमेंट का नेग्लिजिबल, यानी कंसिडर ही नहीं करते। टू गेट चैनल एफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट 50%, देख रहे हो, यानी लिंक यूटिलाइजेशन 50% है, तो डायरेक्टली याद आ गया होगा कि हम 50% जब लिंक यूटिलाइजेशन होता है तो ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। जिसको याद नहीं आया है वो जाके 8th वीडियो देखो, ठीक है, उसमें तुम्हें फिर ये भी नहीं पता होगा कि हम ट्रांसमिशन टाइम को फ्रेम अपॉन बैंडविड्थ कहते हैं, वहाँ पे सब डिस्कस करा है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू फ्रेम अपॉन बैंडविड्थ होता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिनिमम फ्रेम साइज़ क्या होना चाहिए, तो ठीक है, फ्रेम अपॉन बैंडविड्थ होता है। प्रोपोगेशन हमें कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 20 मिलीसेकेंड, 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, और साथ में बैंडविड्थ कितना दे रखा है, अभी यहाँ दे रखा था 4 kbps, यानी 4 इंटू 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड। अब उसको इधर भेज देंगे, 10⁻³ से -3 कैंसिल, 4 4 16, तो 160 बिट्स आ गई फ्रेम। कुछ था ये क्वेश्चन, है ना, जब समझ में आता है चीज़ें तो ईजी लगता है। चलो फिर आज के लिए इतना ही।